एक लड़का जो एक घर के अंदर लगातार 15 सालों से नौकर बनकर रह रहा है, इस घर की हर तरह से देख रेख किया करता। दोस्तों, आज जो इस घर का मुखिया होता है वो बीमार हो जाता है और वो आईसीयू में भर्ती हो जाता है। दोस्तों, सभी लोगों को वो एक एक करके अंदर बुलाते हैं और सभी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो ये लड़का नौकर होता है इसे भी अपने पास बुलाते हैं और इससे कहते हैं कि मैं अब ज़्यादा दिन का नहीं रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपनी अम्मा का ख्याल रखना है। दोस्तों, उसके तुरंत बाद ही वो कोमा में चले जाते हैं और लगातार 2 महीने तक कोमा में रहते हैं। यहाँ पर जो ये लड़का होता है नौकर, वो इतनी अच्छी तरह से इस परिवार की देखरेख करता है और 2 महीने के बाद जो इसके खुद के सगे बेटे होते हैं ज़मीन को बांटने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस अपने पिता के लिए एक पैसा भी नहीं देते। दोस्तों, कैसे कर करके ये नौकर इस पूरे परिवार को पालता है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दिल्ली के एक सेठ की हकीकत की घटना है जो आज आईसीयू में भर्ती हो जाता है। उसके 3 बेटे हुआ करते थे, उनमें से एक बेटे का 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। उसके बाद जो उसकी बहू होती है वो यहाँ पर इनके साथ रहा करती है। बहू का नाम रागनी होता है और जो यहाँ पर सेठ होते हैं इनकी पत्नी का नाम शारदा होता है और जो नौकर होता है उसका नाम रमेश होता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके जो सेठ जी होते हैं सबसे पहले अपनी पत्नी को अपने पास बुलाते हैं, उससे पूरा वाक्या कहते हैं कि तुम्हें मेरे जाने के बाद बच्चों की देखरेख करनी है, इस तरह से तुम्हें इन्हें पाल पोस कर आगे बढ़ाना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से इनका ख्याल रखना है क्योंकि हमारी विधवा बहू भी है। जो इसके 2 बेटे और बहू होते हैं वो दूसरी जगह पर कामकाज किया करते हैं। इनकी सदर में 2 दुकान भी होती हैं और वहाँ पर वो उन दुकानों को चलाया करते हैं। वहीं पर उन्होंने अपना अलग मकान ले रखा होता है, वहीं पर रहा करते हैं। दोस्तों, आज वो बेटे भी और बहू भी यहाँ पर देखने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो विधवा बहू होती है रागनी, उससे उसका जो ससुर होता है वो कहने लगता है कि बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा कर दी, लेकिन अब तुम ऐसा करना कि अब तुम अपना घर बसा लेना और तुम अभी चली जाना यहाँ से। लेकिन यहाँ पर जो विधवा बहू होती है वो कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे कहा था कि जब तक माँ बाबूजी हैं तुम यहाँ से छोड़कर मत जाना। जो उनके पति होते हैं उनका नाम शेखर होता है। दोस्तों, मरने से पहले शेखर भी अपनी पत्नी रागनी से यही कहकर गए थे कि तुम्हें बाबूजी और माँ को कभी भी छोड़कर नहीं जाना है। आज उसको वही बात याद आती है और वो माँ बाबूजी की सेवा में लगातार लगी रहती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो नौकर होता है रमेश, उसको भी बुलाया जाता है। रमेश भी इनके पास 15 साल से रह रहा था। जब वो छोटा सा होता है तभी उसे उसके माता पिता गरीबी के चलते हुए इनके साथ भेज देते हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले होते हैं और 40 साल पहले ये उस्मानपुर दिल्ली में आ जाते हैं। उस्मानपुर दिल्ली में ही ये अपना एक घर ले लेते हैं और घर के थोड़ी सी आगे जाके सदर बाज़ार में 2 दुकानें खरीद लेते हैं और वहीं पर दुकानें अच्छी चल रही होती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसे ही काम चल रहा होता है। जो नौकर होता है उसे ये अपने घर ले आती हैं। जब वो छोटा सा था तभी से इनके साथ रह रहा होता है। दोस्तों, आज वो भी बड़ा हो जाता है और 15 साल उसको यहाँ पर नौकरी करते हुए हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है, हर तरह से इनकी सेवा किया करता। आज रमेश से जो यहाँ पर सेठ जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि रमेश, तूने हमारी बहुत सेवा की है, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ, जब तक तुम्हारी आंटी जीवित है तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है, तुम उसे छोड़कर मत जाना। मैं तो बस यहाँ से 1 आध दिन का मेहमान हूँ, उसके बाद जा रहा हूँ। दोस्तों, ये सब वाक्य जब रमेश सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है कि मैंने आपको बाबूजी माना है और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ बाबूजी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, माता जी की मैं पूरी सेवा करूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेठ जी होते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन वो
दम नहीं तोड़ते, वो कोमा में चले जाते हैं। अब डॉक्टर साहब उनके इलाज में लग जाते हैं। डॉक्टर साहब भी कहने लगते हैं कि पता नहीं ये 2 दिन जिए, 4 दिन जिए, उसके बाद इनकी मौत हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो इसके सगे 2 बेटे होते हैं वो यहाँ पर बस देखने के लिए उन्हें आते हैं और 2-4 दिन के बाद उन्हें पता चलता है कि इस तरह से कोमा में चले गए। लगातार वो कोमा में रहते हैं और लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है। इनके पास जो जमा पूंजी होती है वो सारी खत्म हो जाती है। शारदा होती है सेठ जी की पत्नी, वो अपने गहने बेच देती है। इसकी जो विधवा बहू होती है रागनी, वो भी अपने गहनों को बेच देती है। पूरे जो घर का सामान होता है सब कुछ बेच दिया जाता है और सेठ जी के इलाज में लगा दिया जाता है। अब इनके पास पैसे नहीं होते, ये हॉस्पिटल में आकर खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर साहब से कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब 2 महीने का समय बीत चुका है, हमने जो भी कुछ जमा पूंजी थी सब कुछ लगा दिया, अब हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे जो 2 बेटे हैं उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। जो यहाँ पर 2 बेटे होते हैं वो यहाँ आने जाने से भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब इनकी मौत हो जाए तब हमें बुला लेना। दोस्तों, उनके मरने से पहले ही आपस में ये घर के लिए झगड़ा भी करने लगते हैं कि इस घर को तो मुझे लेना है। लेकिन यहाँ पर जो शारदा होती है वो कहने लगती है कि इस घर में तीसरा हिस्सा रागनी का भी है, ये भी इस घर की बहू है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि रागनी तो यहाँ पर अब अपने कहीं दूसरी जगह घर बसा लेगी, उसका कौन सा हिस्सा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो माँ जी होती है वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, रागनी का भी इसमें हिस्सा है। और उसके बाद जो यहाँ पर सेठ जी होते हैं उसे वो अपने घर ले आते हैं और घर आने के 1 दिन बाद ही यहाँ पर सेठ जी अपना दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर बेटों को पता चलता है कि उसके पिता ने दम तोड़ दिया है तो दोनों बेटे अपनी बहू और अपने बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अंतिम क्रियाक्रम में शामिल होते हैं और उसके बाद फिर वो झगड़ा करने लगते हैं कि इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर शारदा साफ मना कर देती हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक मैं इस प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें हिस्सा रागनी का भी है, रागनी को भी हिस्सा देकर जाऊंगी मैं, ऐसे हिस्सा नहीं कर सकती। और तुम लोग वही हो ना जो अपने पिता को हॉस्पिटल में मरता हुआ छोड़ गए, उसके लिए तुमने चवन्नी तक खर्च नहीं की। तुमने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम दोनों ने अपने गहने तक बेच दिए और हमारा जो ये नौकर है, ये नौकर भी हमारे लिए कमा कमा कर ला रहा है और हम इसी के पैसों से यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? आज तुम लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हो गए, लेकिन तुमने जरा सा भी सोचा कि तुम्हारे पिता का क्या हाल होगा? दोस्तों, वो लोग यहाँ पर लड़कर अपनी माँ से वापस चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद ही वापस दोबारा यहाँ पर आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि हमें पता है यहाँ पर जो नौकर रमेश है और जो विधवा बहू है रागनी, इनके कैसे संबंध है, किस तरह से यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो माँ होती है शारदा, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उनको यहाँ बुरा भला कह देती है और उनको वहाँ से भगा देती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। वो लोग कहते हैं कि रिश्तेदार यहाँ पर तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो माँ जी होती है वो कहने लगती है कि तब रिश्तेदार बातें नहीं बना रहे थे जब तुम लोग अपने घर में आराम से रह रहे थे और हम तीनों लोग हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे और हम लोगों से पैसों की भीख मांग रहे थे, तब क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? दोस्तों, इस तरह का वाक्य होता है। माँ जी उन्हें धमका कर यहाँ से भगा देती है, तुम्हारा यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो शारदा होती है उसे भी एहसास होता है कि मेरी जो विधवा बहू है और जो नौकर है रमेश, क्यों ना इन दोनों का रिश्ता जुड़वा ही दिया जाए। दोस्तों, उसके लिए वो अपनी विधवा बहू के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या बेटा तुम रमेश के साथ नहीं रह सकती, क्या उसके साथ तुम शादी नहीं कर सकती? तो यहाँ पर विधवा बहू कहने लगती है कि माँ जी, तुम भी मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हारे अंदर भी वही सब घूम रहा है जो वो लोग कहकर गए हैं। तो यहाँ पर वो कहती नहीं नहीं बेटा, मुझे वो सब नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ये सब दिख रहा है कि काफ़ी दिन तुम्हें यहाँ पर हमारी सेवा करते करते हो गए। रमेश ने भी यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर दिया, इसकी भी शादी नहीं हुई। अगर रमेश तैयार हो जाता है तो इसमें बुरा ही क्या है, तुम दोनों का घर बच जाएगा। अब यहाँ पर रागनी कहती है कि माँ जी, इसके बारे में बाद में सोच लिया जाएगा, उस बात को वहीं पर टाल देती है। 2 दिन के बाद ही जो शारदा होती है रागनी से कहती है कि बेटा, मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने लगी है, मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम, ये घर है, मैं इसे तेरे नाम कर दूँ। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि माँ जी, उन लोगों का भी तो हिस्सा है। तो यहाँ पर वो कहती है कि उनका कोई भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं किया। तुमने बेटे अपने गहने तक बेच दिए, मैंने अपने गहने बेच दिए, अब इसमें हिस्सा बस
बस तुम्हारा है और किसी का कोई हिस्सा नहीं है। फिर उसे तहसील में लेकर जाती है और जो घर की प्रॉपर्टी होती है उसे यहाँ पर रागिनी के नाम कर देती है। रागिनी के नाम होने के बाद दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर समय बीतने लगता है। जो नौकर होता है वो भी यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा ले लेता है, जो बैटरी वाला रिक्शा होता है, उससे इस घर का कामकाज किया करता है। अब यहाँ पर जो शारदा होती है वो नौकर को अपने पास बुलाती है और उससे कहने लगती है कि बेटा अब तूने बहुत सेवा कर ली, अब तू ऐसा कर अपने घर चला जा और वहाँ रहने लग। तो यहाँ पर जो रमेश होता है वो कहने लगता है कि माँ जी, मैंने बाबूजी से एक वादा किया था कि जब तक आप जिंदा रहोगी मैं आपकी सेवा यहीं पर करता रहूँगा। आप लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? शहर में रहना एक दिन भी बहुत मुश्किल का काम है। आप लोग इस उम्र में कैसे अपने कामकाज को करोगी? आपके बेटे तो यहाँ पर आपको सहारा देते ही नहीं। दोस्तों माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और रमेश को गले लगा लेती है और उससे भी वही बात करती है जो रागिनी से बात की थी। रमेश से कहती है कि रमेश, क्या तू मेरी इस विधवा बहू को सहारा नहीं दे सकता? तो वो कहने लगता है कि माँ जी आप क्या कह रही हो, ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो आपका नौकर हूँ और आप लोग मालिक हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि बेटा सब कुछ हो सकता है, अगर तुम इसको सहारा दे सकते हो तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मरने से पहले यही चाहती हूँ कि तुम इसको सहारा दे दो। दोस्तों 2 दिन के बाद ही जब ऐसी बातचीत चल रही थी, यहाँ पर रमेश भी कहता है कि माँ जी आप पहले ठीक हो जाइए, आपकी बीमारी चल गई है और बीमारी जब आपकी ठीक हो जाएगी उसके बाद हम लोग इस बारे में सोच लेंगे। माँ को दिखा कर लाया जाता है हॉस्पिटल में, उनको भर्ती कराया जाता है, लेकिन 2 दिन बाद ही माँ जी भी अपना दम तोड़ देती हैं। दोस्तों अब दीपावली का त्यौहार नज़दीक आने वाला होता है। यहाँ पर जो रमेश होता है साल में एक बार अपने घर जाया करता। आज भी उसका जाने का समय हो रहा था और वो जाने लगता है। सामने रागिनी खड़ी होती है। रागिनी उसे देखकर पूछने लगती है कि क्या तुम जा रहे हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ भाभी जी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि घर वालों से मैं साल में एक बार ही तो मिलता हूँ, दीपावली पर ही मैं उनके पास जाता हूँ। तो यहाँ पर रागिनी कहने लगती है कि मुझे इतने बड़े घर में डर लगेगा, मैं अकेले कैसे रह पाऊँगी, आप ऐसे कैसे चले जाओगे? तो यहाँ पर रमेश कहता है कि अब तो देखो आपको भी अपना घर बसा लेना चाहिए, आप भी अपना कोई अच्छा सा साथी देखकर अपना घर बसा लीजिए, मुझे भी अपने घर जाने दीजिए। तो यहाँ पर रागिनी कहने लगती है क्या माँ जी ने तुमसे कुछ नहीं कहा था? तो वो कहने लगता है कि हाँ माँ जी ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर रागिनी के साथ रहो और तुम दोनों शादी कर लो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं नौकर और आप मालिक, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पर रागिनी उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि आपने हमें उस समय पर सहारा दिया जिस पर हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आज ये ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे आप मिटा ही दें तो ही बेहतर होगा। आप अगर मेरे साथ रह सकते हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं भी माँ जी के वादे को निभाना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर रमेश के मन में भी ये सब बातचीत चल रही थी, क्योंकि माँ जी से उसने वादा किया था। अब रमेश भी यहाँ पर तैयार हो जाता है, रागिनी भी तैयार हो जाती है। दोस्तों रमेश कहता है कि ठीक है 2 दिन के लिए मुझे घर जाना होगा। रागिनी भी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। फिर दोनों के दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, यानी कि रमेश के घर पहुंच जाते हैं। वहां माता पिता से मिलते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। रमेश और रागिनी के बारे में सारा वाक्य घर वालों को बता दिया जाता है कि इस तरह का मामला है। दोस्तों घर वाले भी तैयार हो जाते हैं और फिर इन दोनों की मंदिर में शादी करा दी जाती है। दोस्तों शादी के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं और जो रमेश होता है वो रागिनी को लेकर उसी घर में रहने लगता है और वहीं पर अपना रिक्शा चलाया करता है। तो धीरे धीरे उनका परिवार आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। जो सगे इस औरत के बेटे होते हैं उन्होंने अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आने के लिए भी कभी ये नहीं सोचा कि उनके अंतिम क्रियाक्रम में भी हमें जाना चाहिए, और यहाँ पर अपने पिता को हॉस्पिटल में इस तरह से छोड़ जाते हैं। लेकिन नौकर इस तरह से उनको सहयोग करता है, इस तरह से उनके साथ रहता है, खुद रिक्शा चलाता है और इस परिवार के जीविका को आगे के लिए चलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रमेश के लिए आप क्या विचार रखते हैं? क्या रमेश ने जो रागिनी से शादी की थी वो उचित थी या अनुचित थी? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उसने जो किया बहुत ही अच्छा था? आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,